हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आपका सेकंड लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, राइट। इससे पहले हमने व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डिफ्यूजन से काम चल जाता है, मगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन सफिशिएंट क्यों नहीं है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया। अब आज हम लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद से बना ले, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो प्लांट्स में होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में होता है, राइट। उसके बाद हमने कहा कि इसके बाद हमें पढ़ना है कि उस जो प्रोसेस है प्लांट्स में जिससे वो अपना खाना बना रहे हैं उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या डेजर्ट प्लांट में भी सेम ऐसे ही फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स होते हैं या उसमें कुछ चेंज है। और आपके एनसीईआरटी में लीफ का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट चीज जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे वो है व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या काम है प्लांट्स में। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहली चीज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, राइट। तो हमने कहा बच्चे इसमें ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ओन फूड का क्या मतलब है कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है। किससे बनाते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बेटा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with the help of sunlight, with the help of sunlight। सनलाइट की हेल्प से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोन्स के फॉर्म में सनलाइट अर्थ पर आती है। फोटोन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहते हैं जिसके फॉर्म में सनलाइट अर्थ पर आती है। सिंथेसिस का मतलब है जेनरेशन, किस चीज का जेनरेशन, खाने का बनना। तो प्रोसेस का नाम क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा फोटोसिंथेसिस की, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी बच्चे, ये आपको याद रखनी है। बहुत सारी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में, और मैंने देखा है बच्चे इंटरनेट पे भी कुछ अलग अलग पेजेस में ये गलत दे रखी है। मतलब हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी है, 6CO2 प्लस 12H2O। यहां पे हमें एरो में क्या लिखना है बेटा, सनलाइट। और सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन सा पिगमेंट बच्चे, क्लोरोफिल, विच इज द ग्रीन पिगमेंट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। गिव राइज टू C6H12O6 विच इज ग्लूकोज। और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है 6O2 प्लस। बैलेंस करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि वाटर रिलीज होता है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए मैंने यहां 12H2O लिखा और यहां पे आ गया बच्चे 6H2O। फिर से समझो, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि कैसा मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो, क्योंकि फोटोन्स की हेल्प ली जा रही है बेटा सनलाइट के, और सिंथेसिस का मतलब है उसकी हेल्प से ऑर्गेनिक मटेरियल बन रहा है, जनरेशन हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या कौन कौन से इवेंट होते हैं पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से, कि सनलाइट का सिर्फ एक ही काम है, वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर H2O को वो तोड़ देता है, किसमें? हाइड्रोजन आयंस में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में। मतलब जो मैंने इससे पहले केमिकल रिएक्शन लिखी है, अगर मैं कहूं ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी हैं और वाटर के पास भी हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है? दोनों में से वाटर। सनलाइट का सिर्फ एक ही काम है, वो क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो अगेन, फोटोन्स का मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो सनलाइट की आ रही है, और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। पानी की हेल्प, सनलाइट की हेल्प से वाटर के मॉलिक्यूल्स का टूटना, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब जो ये वाटर है बच्चे, आप समझें, ये सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि ये सनलाइट की हेल्प से फोटोलिसिस होती है। क्या होती है बच्चे? फोटोलिसिस। और ये टूट जाता है, इसको चाहे आप ऐसे लिख लें, फॉर H प्लस आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप क्लास 10th में हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ये प्लांट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स उन फोटोसिस्टम में, फोटोसिस्टम क्या होते हैं? अलग अलग पिगमेंट्स लाइन से अरेंज होते हैं, ठीक है, डाउनहिल प्रोसेस में। डाउनहिल का मतलब है जैसे जैसे उनका पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल कम से ज्यादा होता है, उस लाइन में वो अरेंज होते हैं। ये सारे पिगमेंट्स किसमें बेटा? फोटोसिस्टम में। और फोटोसिस्टम क्या है? एक तरह के सिस्टम है जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह की ऑर्गेनली है जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। यानी फिर से समझते हैं, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली है जिनके अंदर ये फोटोसिस्टम प्रेजेंट है। उन फोटोसिस्टम से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं, और खाली इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से ही फोटोसिस्टम के अंदर एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ATP आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि वो एनर्जी करेंसी है। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी काम करना है, उसके लिए जो खर्च होगी वो क्या है? ATP। जैसे हमें चाहे किताबें खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, मन का कोई भी सामान खरीदना है बाजार से, तो हम एनर्जी करेंसी, हम पैसे खर्च करते हैं। ऐसे ही आपके चलने, सोचने, फिरने, ग्रीन प्लांट्स में जो भी काम करने हैं, उसको चाहे खाना स्टोर करना है, चाहे नए प्लांट्स को बनाना, लीव्स को बनाना है, फ्लावर को बनाना है, एनीथिंग जो भी उसमें काम चल रहा है, उसमें भी ATP खर्च होगी। समझ में आता है? सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, सब ATP खर्च करके अपने सारे काम कर रहे हैं। NADPH2 क्या है? ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये चेक की तरह, जैसे कि अगर आपके पास एनर्जी करेंसी है, आप उस पैसे को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उससे सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास चेक है, तो पहले आपको बैंक जाना पड़ेगा और उस चेक में जो अमाउंट है उसको पहले कैश कराना पड़ेगा, तब आप अपने मन का सामान खरीद सकते हैं। ऐसे ही ये भी एक ऐसा हाई एनर्जी कंपाउंड है जो पहले आपको ATP में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और ये किसके अंदर होता है बेटा? ATP में कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज लाइक एनर्जी करेंसी, तो दिस इज लाइक एनर्जी चेक। ये बात हमने समझ ली। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये खाली मूवमेंट करते हैं फोटोसिस्टम में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और ये ATP और NADPH2 जनरेट करवा लेते हैं। अब इस एनर्जी का काम क्या है? इस एनर्जी का काम है प्लांट्स में, अब किस चीज का काम है? हमने लास्ट में जो ये रिएक्शन में लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से जुड़ता है,
वाटर की तो स्प्लिटिंग हो जाती है। तो स्प्लिटिंग हो गई तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, स्प्लिटिंग हो गई तो हाइड्रोजन आयंस रह गए, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किस काम में आ गए? एटीपी और NADPH2 बनाने के। और हाइड्रोजन आयंस रह गए यहां पे तो वाटर में से। ये हाइड्रोजन आयंस कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, वो कैसी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। और इसमें एनर्जी खर्च होगी। तो एनर्जी जो इसने पानी को तोड़कर सनलाइट की हेल्प से एनर्जी रिलीज कराई है, वो एनर्जी यूटिलाइज होगी इस हाइड्रोजन आयंस को कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ने में, रिडक्शन कराने में, और वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में ये जो सेकंड पॉइंट है, पहले हम पॉइंट लिखते हैं फिर समझाती हूं। देखिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है बेटा इसमें इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स लिखती है मेनली। पहला लिखती है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्या लिखती है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। अब जो दूसरा पॉइंट लिखती है बेटा, उसमें मैं आपके एनसीईआरटी के साथ पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। दूसरा पॉइंट आपके एनसीईआरटी लिखती है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी and splitting of water, splitting of water into hydrogen and oxygen, into hydrogen and oxygen। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं आपके एनसीईआरटी के साथ क्यों सहमत नहीं हूं इस पॉइंट में। आपके एनसीईआरटी को कायदे से पहले क्या लिखना चाहिए था? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसी से जो आपके हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे उससे केमिकल एनर्जी बनेगी एटीपी और NADPH2 के फॉर्म में। और एनसीईआरटी ने पहले क्या लिखा कि सनलाइट कन्वर्ट हो गई किसमें? केमिकल एनर्जी में। किसको कह रहा है केमिकल एनर्जी? एटीपी और NADPH2 को। और फिर उसके बाद लिख रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेरे हिसाब से क्या लिखना चाहिए था एनसीईआरटी को? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ फोटोन्स, एंड देन दिस मेक्स कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, बट एनीवेज तीसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ। ये सारी चीजें क्यों हुई? ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हाइड्रोजन आयन को जोड़ा जा सके, ये जो एनर्जी बनी है उसकी हेल्प से, यानी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की यहां पे किस कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है बेटा? ग्लूकोज की। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी अब ये बात। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपकी एनसीईआरटी 3 पॉइंट लिखती है। नंबर 1, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करेगा बेटा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा क्या होगा बेटा कि ये जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगी एटीपी NADPH2 में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं क्या समझती हूं और आपकी एनसीईआरटी कैसे इसको लिखती है। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अच्छा, डेजर्ट प्लांट में क्या है? देखो, डेजर्ट प्लांट पहले ही ऐसी जगह रहते हैं डेजर्ट में जहां पे बहुत ज्यादा हीट है, सनलाइट बहुत ज्यादा है और पानी की बहुत ज्यादा कमी है। अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो आप लोअर क्लासेस से समझते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी ओपनिंग्स होते हैं। हमें इसके बाद वो टॉपिक भी करना है। अगर स्टोमेटा खुले होंगे तो क्या होगा? जो पानी है प्लांट के अंदर का वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। जितनी ज्यादा हीट होगी, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, उतना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा होगा।
यानी कि डेजर्ट प्लांट में जो ऑलरेडी पानी की कमी से जूझ रहा है, अगर डे टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन रखता है तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, पानी की और ज्यादा कमी हो जाएगी जिसको वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उसने अपने लीव्स को तो सिर्फ पानी की कमी से बचाने के लिए किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? नीडल लाइक स्पाइंस में। डेजर्ट प्लांट में आप एडेप्टेशन देखोगे, लीव स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। जो स्टेम होती है, फ्लैशी स्टेम, वो फोटोसिंथेसिस कर रही होती है। अब वो कितना ही पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। ऐसा नहीं पूरा क्लोज, सिंपल सी बात है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है। तो गैसेस का एक्सचेंज अगर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है तो ऑक्सीजन तो उसको भी हमारी तरह दिन और रात चाहिए, सारे प्लांट्स को, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन की हेल्प से ही अपना खाना तोड़ते हैं और एनर्जी रिलीज कराते हैं अपने अंदर। मतलब कि उसमें रेस्पिरेशन तो दिन और रात होगा हर प्लांट में। तो स्टोमेटा पूरे तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी क्लोज रहते हैं डे टाइम में। अगर डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा को इसलिए क्लोज रखा कि अगर खुला रखेंगे तो बहुत ज्यादा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ट्रांसपीरेशन हाई होगा। तो दिन के टाइम पे स्टोमेटा को बंद रखते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा को ओपन करते हैं। अब नाइट टाइम में जब स्टोमेटा को ओपन करते हैं तो तब कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस है तो तुरंत उससे क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनवा लेते हैं जो कि है मैलिक एसिड। एक एसिड बनवा के रख लिया, क्योंकि अभी एनर्जी नहीं है, हाइड्रोजन आयंस नहीं है, यही था जो बन सकता था उनसे कि किसी तरह रुक जाए कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर। दिन के टाइम पर क्लोरोफिल को सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग की जरूरत नहीं है। डे टाइम में सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, हाइड्रोजन आयंस भी आएंगे, एनर्जी भी जनरेट होगी और उस टाइम पर इस मैलिक एसिड को वापस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करा लेंगे। फिर से समझो, डेजर्ट प्लांट में क्या है बेटा, एडेप्टेशन क्या है बेटा डेजर्ट प्लांट में? डेजर्ट प्लांट क्या करते हैं बेटा? डेजर्ट प्लांट, इन डेजर्ट प्लांट स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम या remain closed during daytime, ठीक है। At night stomata open, take in carbon dioxide and convert it into and convert it into, किस में चेंज कर लेते हैं बेटा? into मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पर क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट, आई होप बच्चे आपने ये पार्ट लिख लिया है, मैं इसे इरेज कर सकती हूँ। तो डे टाइम में क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड, और सनलाइट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा बेटा? एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगी बेटा, एंड हाइड्रोजन आयंस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस एंड हाइड्रोजन आयंस and electrons are produced, and energy is released, which is used in
किस काम आएगी बेटा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, विच इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग मैलिक एसिड, यूज्ड इन कन्वर्टिंग मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट में, इनटू ग्लूकोज। ठीक बात हो गई बच्चे? ठीक है, डेजर्ट प्लांट में दिन के टाइम पे स्टोमेटा को ओपन रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का। इसमें आपको समझना है ये क्या दे रखा है। ये आपको एक लीफ दे रखा है बेटा, लीफ का लमाइना, लीफ का जो पत्ता होता है वो एक पेज की तरह होता है, जिसको हम लीफ ब्लेड या लीफ लमाइना भी कहते हैं। लमाइना और लीफ ब्लेड, उसके ऊपर हमें जो ये स्ट्रक्चर नजर आते हैं बेटा, ये या सेंटर में ये क्या है? मिड रिब, जिससे लीफ को अपना एक स्ट्रक्चर मिलता है। और जो हमें ये धारियां दिखाई देती हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटा? वेन्स, जिसके थ्रू क्या होता है बेटा? जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है। और ये जो मिड रिब में दिखा रखा है, ये क्या है बेटा? वेसल्स। प्लांट में दो ही तरह के वेसल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब देखो इसने क्या दिखाया, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इसने एक लीफ को दिखाया है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। इसने एक लीफ को दिखाया है बेटा। अब आप क्या समझेंगे कि जो लीफ है वो कितना ज्यादा थिन होता है, बहुत ही ज्यादा थिन है। मतलब लीफ को अगर मैं उसका अपर सरफेस और लोअर सरफेस बोलूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि लगभग मुझे ये लगता है कि लीफ का जो सरफेस है अपर और लोअर वो मिलके एक ही है, मतलब उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है। मगर इस थिकनेस को ही, जो आप एक पत्ता लेंगे, ऊपर से दिख रहा है नीचे से दिख रहा है, इतनी सी जो उसकी थिकनेस है बेटा, इसको इसने जूम करके सारी सेल्स को इसने अच्छे से दिखाया। तो अगर मेरे पास ये लीफ का अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है, तो जो सबसे बाहर सेल्स की लेयर होगी उसको मैं क्या कहूंगी? एपिडर्मिस। तो देखो इन्होंने ये क्या बनाया है बच्चे? अपर एपिडर्मिस। इन्होंने एक और चीज दिखाई है कि अपर एपिडर्मिस से भी ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होता है। मतलब लीफ के ऊपर आप कोई पानी की बूंद रखें, आप देखेंगे वैक्सी सब्सटेंस लगता है, बिल्कुल इतना स्मूथ होता है वो कि पानी की बूंद भी उस पर ठहर जाती है, गीला नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वो वैक्सी क्यूटिकल की लेयर है। और उसके जस्ट नीचे क्या होगा? एपिडर्मिस। तो ये जो सेल्स की लेयर है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? अपर एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बेटा हम? अपर एपिडर्मिस। फ्लैट सेल की लेयर है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद सिर्फ इतनी सी थिकनेस में इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, देखो ये सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है। अब ये जो पहली सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है, इसमें आपको ये ऐसे इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इनके अंदर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, यानी वो ऑर्गेनली जो फोटोसिंथेसिस होगी जिनसे। ठीक है, तो ये सारे क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक बात हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गई बेटा ये। इसके बाद ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स खुद कौन से होते हैं? ये पैरेनकाइमल सेल्स होते हैं। दिस इज नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी। ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं। आप जो है लोअर क्लासेस में, क्लास 9th में ये पढ़ के आए हैं कि पैरेनकाइमा के जो सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट होते हैं। तो प्लांट में भी वो सेल्स जिनका नंबर सबसे ज्यादा होगा वो कौन से हैं बच्चे? पैरेनकाइमा के सेल्स। तो ये बहुत इलोंगेटेड सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेनकाइमा। पैलिसेड पैरेनकाइमा, और इनमें ये क्लोरोप्लास्ट के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? नेक्स्ट हमें दिखाई देता है बच्चे इसके जस्ट नीचे, ये हमें इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं पैरेनकाइमा के, सबके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट हमें ये सर्कुलर पैरेनकाइमा के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, और इनमें भी वैसे ही क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, और ये भी क्या करेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस करेंगे। और इनके बीच में बहुत सारा गैप है जिसके लिए लिखा है इसने एयर स्पेसेस। अब इसके बाद हमें इसका लोअर, यानी कि ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ दिखाया है, जिसमें भी मुझे क्या दिखाई देंगे? एपिडर्मिस के सेल। जैसे अपर एपिडर्मिस था बिल्कुल सेम ऐसे ही लोअर एपिडर्मिस है।
मुझे इसमें क्या खास चीज दिखाई दे रही है कि जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे भी लीफ के, लोअर सरफेस पे भी, लेकिन ज्यादा होते हैं लोअर सरफेस पे। होते कहां पर हैं स्टोमेटा, जो सबसे बाहर की लेयर है जिसको मैं एपिडर्मिस कहती हूं, एपिडर्मिस के अंदर वो पाए जाते हैं। तो ये जो मुझे खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसको मार्क नहीं करती आपकी एनसीईआरटी, दिस इज स्टोमेटा। और स्टोमेटा जिन सेल से गार्ड होता है, जो सेल्स स्टोमेटा की सराउंडिंग में होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम, गार्ड सेल्स। ये लिखा हुआ है यहां पर आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में भी कि ये गार्ड सेल्स हैं। और ये बीच का जो पोर है गार्ड सेल्स के बीच में, वो क्या है, स्टोमेटा। ऑल्दो लीफ के अपर और लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा है, लेकिन ज्यादा कहां होते हैं बच्चे, लोअर सरफेस पे, जैसा कि आपके लीफ में यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में दिखाया भी हुआ है। फिर से समझते हैं बेटा, इस डायग्राम को इग्नोर नहीं करना। हालांकि इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है। इस डायग्राम में आपको लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, उसकी अपर लेयर दिखाई रखी है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स और बीच का जो पोर है वो स्टोमेटा। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो वैक्सी लेयर है दैट इज वैक्सी क्यूटिकल, और लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर है दैट इज स्टोमेटा। और फिर दो तरह के ऐसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी ये पैरेनकाइमा के सेल्स हैं, अलग अलग शेप के, और सबके अंदर इनमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक बात हो गई बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले व्हाट इज स्टोमेटा या व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी surface of the aerial parts of the plants, mainly leaf of the plant। तो अगर ये स्टोमेटल पोर है तो ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स हैं तो ये क्या है जिसका नाम नहीं लिखा यहाँ पे। गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में कौन से सेल्स होते हैं, एपिडर्मिस। ठीक बात हो गई बेटा। अगर आपसे कोई पूछ ले ये कौन से सेल्स हैं, तो ये कौन से सेल्स हैं बेटा, एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, और ये कौन से सेल्स हैं बेटा, ये गार्ड सेल्स हैं जो कि किडनी शेप दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो इनके पोर है उसका नाम क्या दिया बेटा, स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं बेटा सबसे पहले जो है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा क्या है बच्चे, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स present on the surface of leaves, मेनली किस सरफेस पे होते हैं बेटा, मेनली ऑन दी लोअर सरफेस। व्हाट इज या व्हाट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा स्टोमेटा का, स्टोमेटा का काम क्या है। नंबर एक क्या है बेटा इसका काम, गैशियस एक्सचेंज। नंबर एक काम क्या है बेटा इसका, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज प्लांट में कब कब होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी ऐसी जो है वो गैस है जो प्लांट के लीफ में एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ऐसी गैस है जो रिलीज होगी, ऑक्सीजन। क्या प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है ये सच है, लेकिन प्लांट वो खाना खुद के लिए बनाता है, वो उसके न्यूट्रिशन लेने का तरीका है। तो वो जो खाना बना रहा है उसको ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी रिलीज करेगा, जैसे हम रिलीज करते हैं। 24 आवर्स हम में ब्रीदिंग होती है, प्लांट में भी होती है। उस टाइम पर इनमें भी ऑक्सीजन गैस जो है वो यूटिलाइज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो गैशियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरा कब होगा बेटा गैशियस एक्सचेंज, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और दूसरी चीज जो प्लांट में स्टोमेटा हेल्प करते हैं वो है बेटा ट्रांसपीरेशन में। किस में हेल्प करते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी प्लांट के पार्ट जमीन से ऊपर है, एरियल है, उनसे
पानी का भाप बन के वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरमेंट में जाना, इसको क्या कहते हैं बेटा हम? ट्रांसपिरेशन। तो हम क्या कह रहे हैं कि स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ही जो वाटर और मिनरल्स हैं जाइलम के थ्रू प्लांट के हर पार्ट तक जाते हैं। अगर ट्रांसपिरेशन ना हो तो प्लांट में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो प्लांट है उसको बहुत ज्यादा हीटअप होने से भी बचाता है क्योंकि इसका कूलिंग इफेक्ट होता है। तो आप समझे स्टोमेटा की वजह से ये हो पा रहा है। तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प कर रहा है वाटर वेपर्स के लूज होने में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और दूसरा है गैसेस एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर भी और रेस्पिरेशन के टाइम पर भी। क्या है स्टोमेटा की डेफिनेशन? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीफ। और अगर पूछे कौन से सरफेस पे ज्यादा होते हैं तो लोअर सरफेस पे। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इनके सराउंडिंग में जो गार्ड सेल्स हैं। एक्चुअल में स्टोमेटा अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो एक खाली जगह है दो गार्ड सेल के बीच में। अगर दो गार्ड सेल्स के अंदर, दोनों गार्ड सेल्स के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत अच्छे से होगा तो वो क्या होंगी? पूरी टर्जिड हो जाएंगी। टर्जिड का मतलब है, अगेन आपकी क्लास 9th का कंसेप्ट है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पूरी एकदम एक दूसरे से जो है वो अटैच हो चुकी है, उस लेवल का जो है प्रोटोप्लाज्म है। तो अगर वो पूरी टर्जिड है, पूरे तरीके से रिजिड है गार्ड सेल, तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा? ये स्टोमेटा का जो पोर है ये ओपन हो जाएगा। और अगर ये गार्ड्स और ओपन कब होगा, गार्ड सेल टर्जिड कब होंगे? जब उनके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा ज्यादा। कहां से आएगा ये अमाउंट ऑफ वाटर? उनके अंदर ऑस्मोसिस से, अपनी नियर बाय सेल से, एपिडर्मिस के सेल से। अगर ये नेबरिंग सेल्स को वाटर लॉस करती है टू दी नेबरिंग सेल, अगर पानी अपने अंदर से नेबरिंग सेल्स को देती है, एपिडर्मिस की सेल्स को लूज होता है, तो क्या होगा? ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी वाटर लूज होने के बाद, और इनके बीच का जो स्टोमेटल पोर है ये क्लोज हो जाएगा। राइट? अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्टोमेटल ओपनिंग किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन दी, चाहे तो आप लिख लें बेटा, स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन दी, लिखो बच्चे, स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द गार्ड सेल्स। स्टोमेटल ओपनिंग डिपेंड्स upon the amount of water present in the guard cells. Stomatal opening depends upon the amount of water present in the guard cells. फिर आप बताएंगे ओपनिंग कब होंगे बेटा? इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स is more, they become turgid and stomatal pore opens. If they lose water to the nearby cells, the amount of water present in the guard cells become less, they become flaccid and stomatal pore closes. Right? Clear है बच्चे? यहाँ के साथ, इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है बेटा। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।